हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम एक बार फिर अपनी वर्कशीट्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले 2 वीक से थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, उस वजह से आपकी वर्कशीट्स प्रॉपरली नहीं हो पाई, पर इस बार हम करने की पूरी ट्राई करेंगे। सो आज हम करने वाले हैं विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 50 यानी कि 50 जो है आपकी कक्षा 10 की, और ये मिलेगी आपको 2 नवंबर यानी कि आज ही को। ठीक है। सो इसके अंदर हम जो अपनी सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा जो कविता लिखी गई थी, उत्साह कविता, उसके बारे में जो है वो आज दोबारा अपनी रिवीजन करने वाले हैं। सो उत्साह कविता आपको सामने दी हुई है, जो हमने पढ़ी थी पीछे की वर्कशीट्स के अंदर, एक एक पैराग्राफ इसका करके, एक एक पद्यांश करके। तो जो उन्होंने बादलों को लेके जो कविता अपनी लिखी है, अपने विचार जो है वो प्रकट किए हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। सो आज हमारे पास हैं इसके कुछ क्वेश्चंस जिनके बारे में हमने डिस्कस करना है, और एक हमने अपनी जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देख के एक कविता लिखनी है। सो एक एक करके हम चलते हैं, इस क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1 और अपनी वर्कशीट को पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा वो पोइम भी मैं आपको लिखवा दूंगी, कविता भी आपको साथ साथ लिखवा दूंगी, छोटी सी ही लिखेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं लिखेंगे। सो देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस को। सो चलते हैं सॉल्यूशंस पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? क्यों उन्होंने गरजने को क्यों कहा है कि रिमझिम ना बरसे, फुहार ना लेके आए? सो क्यों कहता है? कवि का मानना है कि केवल रिमझिम बारिश से काम नहीं चलने वाला। कवि तो चाहता है कि प्रचुर मात्रा में बारिश हो, जिससे उसका सबसे अधिक फायदा मिल सके, इसीलिए बादलों को गरजने के लिए कहता है कि बहुत भारी बारिश जो है वो कवि जो है वो चाहता है, इसलिए वो फुहार और रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता, वो गरजने के लिए कहता है। ठीक है। आपके विचार में कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? सो यह कविता उत्साह को चित्रित करती है, जिस उत्साह पर हर भारतीय मानसून का इंतज़ार करता है और स्वागत करता है। मानसून का हमारी अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए बहुत महत्व है, इसलिए इस कविता का शीर्षक जो है वो उत्साह रखा गया है। ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? मतलब कि जो कविता में हमने एक जो बादल शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, बादल शब्द का प्रयोग जो हमने किया है वो कहाँ कहाँ पे किन किन चीज़ों के लिए हमने किया है? तो इस कविता में बादल कई अर्थों की ओर संकेत करता है, जैसे कि कोई अनगढ़ बालक जो हो सकता है, अनगढ़ जो पूरा मंजा हुआ नहीं होता है, जिद्दी जिसको बोल सकते हैं, कोई नवीन रचना, या फिर कोई अनजान दिशा से आया पथिक बोल सकते हैं कि किधर से भी आ सकते हैं बादल। तो अलग अलग चीज़ों को ये जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी ओर संकेत जो है वो करते हैं। उसके बाद में है चौथा क्वेश्चन हमारा, भाव स्पष्ट करना है। विकल का मतलब, ठीक है, उन्मन थे उन्मन, विश्व के निगाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। सो इस सख्ती गर्मी के अंदर ये विकल मतलब बहुत ज़्यादा, विकल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। सो इन पंक्तियों में कवि तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में लिखा है। सभी लोग तपती गर्मी से बेहाल हैं और इनका मन कहीं नहीं लग रहा है। ऐसे में कई दिशाओं से बादल घिर आए हैं। कवि उन बादलों से कहता है कि तपती धरती को जब वह अपने जल जो है उससे शीतल कर दे, यानी कि ठंडी जो है वो उसको कर दे। ठीक है। उसके बाद में हमें एक गतिविधि दी है, जिसके अंदर हमने एक कविता लिखनी है। वो कविता में क्या लिखना है तो वो हम देखते हैं। गतिविधि में देखिए, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि आएगा यहाँ पे कि अंतर्मन में भी भाव के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता के अंदर हमने जो है वो उतारना है। सो हम यहाँ पे प्रकृति की ही बात कर रहे हैं। ये जो कविता है इसका टाइटल आप प्रकृति ही दे सकते हो। सुंदर रूप इस धरा का, आंचल जिसका नीला आकाश, पर्वत जिसका ऊंचा मस्तक, उस पर चांद सूरज की बिंदियों का ताज, नदियों झरनों से झलकता यौवन, सतरंगी पुष्पलताओं ने किया श्रृंगार। यानी कि पूरी प्रकृति, पूरी जो हमारी धरती है उसके बारे में ही जो है वो हम बात कर रहे हैं। नदियों झरनों से छलकता यौवन, सतरंगी पुष्पलताओं ने किया श्रृंगार, खेत खलिहानों में लहराती फसलें, बिखराती मंद मंद मुस्कान। हाँ, यही तो है इस प्रकृति का स्वच्छंद स्वरूप, प्रफुल्लित जीवन का निश्चल सार। ठीक है। तो ये आप प्रकृति का रूप भी या प्रकृति का स्वरूप जो है इसको दे सकते हो टाइटल आपकी कविता को, और ये आप अपने क्वेश्चन नंबर 5 में लिख सकते हो। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4।
का उत्तर और उसके बाद में ये है हमारे पहले 3 क्वेश्चनों के उत्तर। सो यहाँ से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं और अपनी वर्कशीट को फटाफट से पूरा कर सकते हैं।